अस्सलाम वालेकुम, ज़हीर अहमद ऑफिशियल चैनल आप देख रहे हैं। 3 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तो जजेस के साथ जो उनके लिए पैकेजेस लाए जा रहे हैं नून लीग की तरफ से, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा कैप्टन सफदर साहब ने काफ़ी सारे इंकशाफात किए, उस पर बात करेंगे। और अनवार काकड़ साहब जो हैं वो आखिरकार सच बोलने पे आ गए हैं, उस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं हम कैप्टन सफदर साहब के साथ। कैप्टन सफदर साहब ने बड़ा तफसीली इंटरव्यू दिया जावेद चौधरी साहब के यूट्यूब के चैनल के ऊपर। उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई, काफ़ी सारी जो हकायक थे उसके ऊपर से पर्दे उठाए। और जो कहा जाता था कि कमर जावेद बाजवा साहब को जनाब बड़ा मेरिट पे लेके आए हैं नवाज शरीफ साहब, उस वक्त ये कहा गया। और ये कहा गया कि पता नहीं नवाज शरीफ साहब ने अपनी मर्ज़ी से उनको लगाया है, और पता नहीं क्या क्या बातें हुई थी उस वक्त। लेकिन कैप्टन सफदर साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। उसमें ना सिर्फ ये कि कमर जावेद बाजवा साहब ने किस किस तरीके से सिफारिश करवाई, किस किस तरीके से लॉबिंग की अपने आर्मी चीफ बनने के लिए, और उसके साथ साथ कैप्टन सफदर साहब ने भी एक नाम की सिफारिश की थी अपनी जो सास थी मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा, उनके आगे। लेकिन जो बाजवा साहब थे उनके नाम का कुरा निकल आया। बाजवा साहब जो थे उनके लिए नून लीग के अंदर जिन जिन लोगों ने बकौल कैप्टन सफदर के सिफारिशें की या उनकी रिकमेंडेशंस उनके नाम की वो उनमें इरफान सिद्दीकी साहब, उनका नाम भी है, उनमें इसहाक डार साहब उनका नाम है, और फिर अनुश रहमान साहिबा हैं, और फिर एक दो बंदे और भी थे जो इनके लिए इंतहाई बार बार कह रहे थे। और ख़ुद जो जनरल बाजवा साहब के ससुर, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर सिफारिश की। और यहाँ तक कि कैप्टन सफदर साहब ने बताया कि जिस वक्त ससुर साहब, जिस टाइम ये कमर जावेद बाजवा साहब बन चुके थे, तो उनके ससुर साहब ने कहा था कि अगर आपकी इनसे ना बनी, मोहतरम नवाज शरीफ साहब को कहा था, अगर आपकी इनसे ना बनी तो मैं ख़ुद इनको वो करूँगा और खींचूँगा, और मतलब जो भी है वो अपने बेटे का कसूर होगा, आपका कसूर नहीं होगा। इस तरह की कोई बात की थी उन्होंने। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ें आई। फिर उसके अलावा कैप्टन सफदर साहब बताते हैं कि वो ये मेरे से जूनियर थे जिस वक्त वो ख़ुद लेफ्टिनेंट थे, पता नहीं ये कैप्टन थे या वो लेफ्टिनेंट थे, मतलब थोड़ा सा सीनियर जूनियर का चक्कर था जनरल बाजवा साहब के। उन्होंने बताया कि मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता था, उनकी आदतों के बारे में भी जानता था। उन्हें कोई इतना ज़्यादा रिकॉर्ड के ऊपर, मतलब उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी उनकी, इनकी नज़र में इतनी अच्छी पोजीशन नहीं थी उनकी, या इतनी अच्छी कोई शख्सियत नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने जनाब अपनी सास जो थी मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा, जिस वक्त ये सारे नॉमिनेशंस वगैरह हो रही थी, नाम मतलब है जिस वक्त सारे नाम सामने आए थे, उसमें एक नाम था जनरल नदीम ताज साहब का, उनका नाम रिकमेंड किया था जनाब कैप्टन सफदर साहब ने। और कैप्टन सफदर साहब ने बताया कि उसकी वजह ये थी कि मैंने अपनी अम्मी यानी अपनी सास को भी बताया कि ये जो हैं ये रोज़ाना सुबह के टाइम अपनी माँ के कदमों को छू के निकलते हैं, दुआएं ले के निकलते हैं, तो इस तरह का बंदा अच्छा होता है, और इस तरह करके जो भी है। और फिर उन्होंने ये भी बताया था कि ये चॉइस जो जनरल बाजवा साहब की है वो तो नहीं हो सका, ज़ाहिर है जनरल नदीम ताज साहब का तो नाम लिया है, तो जनरल बाजवा साहब की चॉइस अच्छी नहीं है, आपको इसको भुगतना पड़ेगा। तो उनकी सास ने पूछा था क्यों बेटा, किस लिए, क्या क्यों बात कर रहे हो? तो फिर उन्होंने बताया जिस वक्त 2017 में 16 में फ़ैसला आया, सारा मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को हटा दिया गया, मियां नवाज शरीफ साहब को हटा दिया गया एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो फिर मैंने बताया था, फिर मेरी सास ने याद किया कि तुमने बताया था कि इस तरह करके ये होने वाला है। तो इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि जनरल बाजवा साहब जो थे वो ख़ुद भी जिस जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के साथ मिले, वो बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल उन्होंने बताई। तो ये कैप्टन सफदर साहब के इंटरव्यू में और भी काफ़ी सारे इंकशाफात हैं, लेकिन उनमें कई मामलात के ऊपर उन्होंने ख़ुद जो जनरल बाजवा साहब के ससुर हैं उनके बारे में चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि फ़लाँ टाइम के ऊपर वो उनके ससुर सिफारिश लेके आए, फ़लाँ टाइम के ऊपर लेके आए। फिर उन्होंने ये बताया कि जेल में एक रात जो है उनको शोर सुनाई दिया, या थोड़ा पता चला कि कोई है कमरे से बाहर। तो थोड़ी देर बाद उन्हें आके किसी ने लाइट बुझा दी, तो उन्होंने कहा जी आप किधर हैं, इस तरह करके लाइट जलाई। फिर उन्होंने कहा जी चाबी नहीं मिल रही, ताला नहीं मिल रहा आपके उसका। तो अगले दिन पता चला कि जनरल फैज़ साहब जो है वो अपने 2-3 बंदे साथ लेके आए थे, और उन्होंने सोटियाँ छड़ियाँ उठाई हुई थी। तो इरादा उनका यही था कि वो अडाला जेल में उनकी पिटाई करने के लिए, फैंडी लगाने के लिए आए हैं। तो उसके बाद उन्हें ख़ुद हुआ भी था
कि ये इस हिसाब से किस तरह आए और क्यों ये ताला खुलवाना चाह रहे थे। इसके अलावा भी इंकशाफात हैं। बाकी हम अब आते हैं जनाब, जो जजेस वाला मामला है, बिलाखिर बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है और जो काजी फ़ाइज़ा साहब, उनकी मुद्दत को प्रोलॉन्ग करने के लिए, उनकी मुद्दत में तोसी देने के लिए आइनी तरमीम या आइनी पैकेज की कोई तैयारियां शायरियाँ हो रही हैं। और उसमें जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं वो उन्होंने भी इस चीज़ को माना है कि वो लेके आ रहे हैं। उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में माना था, लेकिन हामिद खान साहब जो कि उस कमेटी के भी मेंबर हैं जो सेनेट के अंदर है और जो कौमी असम्बली में है उसकी भी कमेटी के कुछ मेंबर हैं, वो भी नाम सामने मोहसिन अजीज़ साहब हैं, शाज़िया मरी साहब हैं और भी लोग हैं। तो वो जो पैकेज आ रहा है उसके हवाले से पैकेज में यही है कि जो जजेस हैं उसमें 68 साल मुद्दत कर दी जाएगी जो चीफ़ जस्टिस की। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली 65 साल से 68 साल का मतलब है कि जो काजी फ़ाइज़ा साहब ने 24 में रिटायर होना है वो जाके अगर ये पैकेज आ जाता है, इसको मंजूरी हो जाती है, तो 2027 में जाकर रिटायर होंगे। तो जो मंसूर अली शाह साहब हैं उनकी मुद्दत जो है वो फिर 2027 से लेकर 30 तक हो, यानी 3 साल वो उस वक्त रहेंगे। लेकिन उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो ख़तरे में पड़ जाएंगे क्योंकि उनकी एज का 65 साल पे पहुंचने से पहले जनाब जो चीफ़ जस्टिस बनने से पहले उस एज को टच कर चुके होंगे। शायद उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मामला ये है कि अब देखें काजी फ़ाइज़ा साहब ने जितने भी फ़ैसले दिए वो खान नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से हों, हुदैबिया पेपर से आप शुरू कर लें, उसके बाद फिर मौजूदा दौर के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ पार्टी सैम्बल, इंतखाबी निशान, उनके अपने रिमार्क्स इमरान खान के हवाले से पिछले दौर में रेफरेंस आया था, उस हवाले से तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं काजी फ़ाइज़ा साहब के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा जा सकता है कि नून लीग को शायद फ़ायदा देती हुई नज़र आ रही हैं। नून लीग की नज़र में शायद काजी फ़ाइज़ा साहब को रखना चाहिए और मज़ीद उनको रखना चाहिए ताकि वो उनको ओबलाइज भी कर सकें किस्म के। और क्योंकि जिस तरीके से ये तगदो कर रहे हैं उनको करने के लिए रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही समझ आती है कि काजी फ़ाइज़ा साहब को वो अपने हक़ में बेहतर समझते हैं। ज़ाहिर है तभी रीज़न है ना। अभी 2 मिनट के लिए सोच लें कि कोई और अगर होता। अब इमरान खान के हवाले से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि शायद आसिफ सईद खोसा की मुद्दत के हवाले से बात हुई थी, तो उस वक्त नून लीग बड़ी तनकीद करती थी कि किसी भी जज को इस तरह मुद्दत नहीं बढ़ानी चाहिए या उनकी मुद्दत में एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। उस टाइम जो उनके असूल थे, जो बातें थी, अगर आज उसको अप्लाई करें तो फिर वो क्या काजी फ़ाइज़ा साहब के ऊपर क्यों पूरी नहीं आती, काजी फ़ाइज़ा साहब को क्यों अपने वक्त के ऊपर चले नहीं जाना चाहिए। उनके लिए ये इतनी तगदो जो की जा रही है, इतने पैकेज शैकेज लाए जा रहे हैं। और काजी फ़ाइज़ा साहब ने जो है वो पहले से क्योंकि पार्लियामेंट के आगे सरनुगु हुए हैं, वो कहते हैं जी पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, तो ये जिस वक्त पार्लियामेंट सारा कुछ लेके आएगी तो खामोशी से लगता है ऐसे वो तस्लीम कर लेंगे। साथ ही जजेस इसको कैसे लेंगे, बाहर जो हैं वो उसको कैसे लेंगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो प्लान हो रही हैं। ये वाले चीफ़ जस्टिस साहब हैं, ये नून लीग को बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, इनके लिए भी आउट ऑफ द वे जाके सारा कुछ किया जा रहा है। और सज्जाद अली शाह साहब जो कि बिल्कुल सूट नहीं करते थे PMLN को, उनको उतारने के लिए जिस तरीके से आउट ऑफ द वे जाया गया था वो भी एक तारीख़ का हिस्सा है। और उसमें किस तरह कैप्टन सफदर साहब, किस तरह रफ़ीक तारम नज़ूम साहब और किस तरह जो है वो कभी किस बार में जाके क्या करते थे, पैसे देते थे, किस तरह ब्रीफ केस लेके गए थे, ये भी एक तारीख़ का हिस्सा है। तो नून लीग ने एक बार फिर साबित किया है कि वो जो जिनके ख़िलाफ़ हों उनके लिए भी कुछ भी कर सकते हैं और जिनके हक़ में आए तो उनके लिए भी कुछ भी किया जा सकता है। तो ये है वो सियासत और ये है एक लंबी हिस्ट्री है। किसी दिन हम आपको सज्जाद अली शाह के हवाले से भी पूरी तफसील बताएंगे, हुआ क्या था। वो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है, वो हम आपको लाजमी दिखाएंगे। जिन दिनों में अब ये मामला भी शुरू हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि माजी में भी जुडिशरी के साथ जो होता रहा है जिस तरीके से, वो भी आपके सामने रखा जाए। अब आते हैं जनाब, अनवार काकड़ साहब बड़ी बातें करते थे और पहले तो सबसे पहले PTI ने शोर डाला फॉर्म 45 का, 47 का, जो कुछ हुआ आपके सामने है। उसके बाद जो आज़ाद सहाफ़ी थे या आज़ाद मीडिया ग्रुप थे उन्होंने इसके ऊपर बड़ी बातचीत की। उन्होंने सबूतों के साथ बताया कि ये फॉर्म 45 था, इसके अंदर ये चेंजिंग की गई, इस तरीके से वोट जो वो ज़्यादा बढ़ाए गए, कम किए गए, जो भी किया गया वो सबके सामने। उसके बाद आज़ाद मीडिया के बाद इवन जो उनके हलीफ थे उन्होंने, और हलीफ के बाद जो हरीफ थे यानी कि ख़ुद नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि ये गंद में गुसल किया गया है, ये फॉर्म 45 और 47 के अलावा हमें ज़बरदस्ती जिताया गया, हुकूमत ज़बरदस्ती दी गई है,
और इस तरह फलां किया गया। तो इसमें अब जाके जो निगरान सेटअप था जिसकी निगरानी सारा कुछ हुआ, तो अल्टीमेटली तो जाता उन्हीं के ऊपर है। निगरान हुकूमत का काम क्या होता है, इलेक्शन उन्होंने करवाने होते हैं। उसी इलेक्शन के ऊपर खुद साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सवाल उठा दें और हनीफ अब्बासी साहब को के साथ जो उनकी हुई है कहीं पे किसी जगह पे, और ये कहना शुरू कर दें कि फार्म 47 जो है वो उसका जब मैंने आपके सामने कट्टा चट्टा खोला तो वो सारा कुछ सामने आ जाएगा और फिर आप देखेंगे आप कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में ख़ुद अब हर कोई मान रहा है, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इस चीज़ का एतराफ़ करना, जिनका काम ही मैंने जिस तरह पहले बताया कि इलेक्शन करवाना है, और वही अगर वो ठीक तरीके से नहीं करवा पाए, बाकी तो चलें चीज़ें सामने आ रही हैं, वो गंदम का स्कैंडल आ रहे हैं, फलां आ रहा है जो भी है। लेकिन बहरहाल ये अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो ये माने हैं और उन्होंने हनीफ अब्बासी साहब को इस तरीके से चुप करवाने की कोशिश की है। नाज़रीन, ये कुछ इशू थे जिसके ऊपर आपसे डिस्कस करना था। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।